मेरा नाम डॉक्टर अदिति सोनकर है। मैं प्रभारी चिकित्सा अधिकारी राष्ट्रीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय गढ़ी कनौरा लखनऊ में कार्यरत हूँ। अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आयुष संवाद की पूरी टीम को थैंक यू बोलना चाहूँगी, स्पेशली राजकमल सर को, जिन्होंने हमें ऐसा मौका दिया, ऐसा मंच दिया कि हम अपने विचार नॉर्मल पब्लिक के साथ साझा कर सकें। तो आज का मेरा टॉपिक है गर्भावस्था में मासानुमासिक आहार तथा औषध। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ों पे हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो कैलोरीज इनटेक। एक सामान्य जो महिला होती है जो प्रेग्नेंट नहीं होती है उसको बेसिकली 2200 कैलोरीज पर डे की ज़रूरत होती है, और यही महिला जब प्रेग्नेंट होती है तो उसको 2500 कैलोरीज पर डे की ज़रूरत होती है। तो आप डिफरेंस देख सकते हो, 300 कैलोरीज उसको ज़्यादा की ज़रूरत होती है, जो कि आखिरी के महीनों में बढ़ के 400 से 450 कैलोरीज तक हो सकती है। कैलोरीज ये हमें कहाँ से मिलते हैं? आहार से मिलते हैं। कैलोरीज हम अच्छा ले रहे हैं या कम ले रहे हैं या ज़्यादा ले रहे हैं, ये हमें वज़न से भी पता चलता है कि एक गर्भिणी कितना वज़न गर्भिणी का कितना वज़न बढ़ता है। नॉर्मल अगर टोटल 9 मंथ की बात करें तो गर्भावस्था में टोटल 11 किलो वज़न बढ़ना चाहिए, जो सामान्य कदकाठी की जो महिलाएं होती हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब जो पहले के 3 महीने होते हैं उसमें 1 केजी बढ़ना चाहिए, और जो नेक्स्ट के 3 मंथ्स और जो नेक्स्ट के 3 मंथ होते हैं उसमें 5-5 केजी बढ़ना चाहिए। ये डिपेंड करता है, ये एक चीज़ और पे डिपेंड करता है, वो है बीएमआई पे। जैसे जो महिला बहुत पतली है, बहुत लेनन थिन है, जिसका बीएमआई 19 से कम है, वो ये वज़न 16 से 17 किलो तक अपना बढ़ा सकती है। लेकिन वही महिला यदि उसका बीएमआई 30 है, मतलब वो स्थूल शरीर की है, तो उसको 7 किलो से ज़्यादा वज़न नहीं बढ़ाना है। और यदि महिला सामान्य कदकाठी की है, मतलब जिसका बीएमआई 20 to 26 के बीच में आता है, तो वो 11 से लेकर 14 किलो तक अपना वज़न वो बढ़ा सकती है। अब माता का आहार कैसा होना चाहिए? पहली बात तो हमारे आचार्यों ने बोला है कि जो माता जो भी खाती है, जो भी आहार रस बनता है, वो 3 भागों में डिवाइड करता है। एक तो माता के शरीर के खुद के वृद्धि के लिए, दूसरा गर्भ की वृद्धि के लिए, और तीसरा होता है दूध की उत्पत्ति के लिए। जब भी माता को कम आहार मिलता है या जब भी किसी भी प्रकार की कोई डेफिशिएंसी माता के आहार में होती है, तो इन तीनों में कहीं ना कहीं दिक्कत देखी जाती है। सामान्यतः हमने देखा है कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है, सब कुछ अच्छा हो जाता है, लेकिन लास्ट में वो बताती है कि उसको मिल्क नहीं हो रहा है, मतलब दूध नहीं बन रहा है। तो आहार और औषधि जो मैं आगे बताऊंगी, यदि इनका आप प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो सामान्य प्रसव होने में हेल्पफुल होता है। ये सामान्यतः पूर्ण रूप से स्तन्य की उत्पत्ति, दैट इज दुग्ध की उत्पत्ति होती है, लैक्टोजेनेसिस में ये हेल्प करता है, और गर्भ की भी वृद्धि होती है। अब माता का आहार कैसा होना चाहिए? माता का आहार सबसे पहले तो हृद्य होना चाहिए, मनोकूल होना चाहिए, मतलब उसको अच्छा लगना चाहिए, जो उसके मन के अनुरूप होना चाहिए। दूसरा मधुर होना चाहिए, शीतल होना चाहिए, लिक्विड डाइट उसमें ज़्यादा होना चाहिए, और जो प्रिंसिपल फूड होते हैं जैसे हमारा दाल चावल रोटी, ये होना चाहिए। और इसके साथ ही साथ हमारी जो पत्तेदार सब्जियां होती हैं और जो फल होते हैं और स्पेशली दूध, इसका समावेश हमें माता के आहार में करना है। तो अब आइए हम आगे बात करते हैं कि मासानुमासिक आहार क्या क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले महीने की। पहले महीने में सबसे पहले बताया गया है दुग्ध का सेवन। पहले महीने में जो आपको दुग्ध लेना है वो सामान्य तापमान का होना चाहिए, ना बहुत ठंडा होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए, और ये माता की पाचन शक्ति के अनुसार उसको दूध लेना है। यदि वो एक साथ दूध नहीं ले पाती है तो उसको थोड़ा थोड़ा करके बार बार लेना है, और बिना किसी औषधि मिलाए दूध लेना है। दूसरा आ जाता है हमारा मधुर, शीतल और द्रव्य प्राय आहार। मधुर जैसे शाठी या शाली चावल का खीर हो गया, गेहूं का दलिया हो गया, मौसमी जितने भी फल होते हैं उनके जूस हो गए, और जितने भी मूंग का दाल का पानी हो गया, स्पेशली मूंग के दाल का पानी का सेवन करना है। मूंग का दाल पित्त शामक होता है, लघु होता है, और ये पचने में आसान होता है, सुपाच्य होता है, और इसको दालों में श्रेष्ठ बोला गया है। नेक्स्ट जो आता है वो आता है आहार, भोजन आता है, दिन का भोजन
और रात का भोजन, दिन का और रात का भोजन दोनों सुपाच्य होना चाहिए, घर में बना होना चाहिए। ये इसमें आपका स्टेपल फूड आपके होने चाहिए, मतलब जो आप खाते हो, आपका दाल होना चाहिए, मूंग का दाल ज़्यादा प्रेफर करना है, चावल में शाही चावल का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना है, और फल सब्जियां, जो पत्तेदार सब्जियां होती हैं, जैसे तरोई हो गया, भिंडी हो गया, लौकी हो गया, इन सब का आपको सेवन करना है। उसके बाद आता है, और जो भी रीजन, मतलब आप जिस प्रदेश के हैं उस प्रदेश में जैसा भी खाना मिलता है आपको वो खाना लेना है। और लास्टली आपको एक चीज़ करनी है, वो है अगर आप दूध ऐसे नहीं पी पा रहे और कुछ ऐड करना चाहते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आप ऐड करेंगे मिश्री। तो हम बात करते हैं अब गर्भावस्था में मासिक आहार का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले महीने की। पहले महीने में सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ बताई गई है वो दूध हमें सामान्य तापमान का लेना है, बार बार लेना है, थोड़ा थोड़ा लेना है। माता अपने आहार शक्ति के अनुसार उसको ले सकती है। दूसरी चीज़ जो हमें ऐड करनी है वो है मधुर, शीतल और द्रव्य प्रधान आहार लेना है। जैसे दलिया हो गया, गेहूं का दलिया हो गया, शाली और शागी चावल का खीर हो गया, दाल का पानी हो गया, मौसमी फलों का जूस हो गया। सत्तू लेना है, सत्तू में जौ का सत्तू बताया गया, वो आप पानी या दूध के साथ ले सकते हो। और एक जो चीज़ बताई गई है लाई जो होता है उसको भून के आप उसको मिक्सी में पीस लो। आप इस पाउडर को भी दूध में या पानी के साथ आप मिला के पी सकते हो। ये लिक्विड डाइट है जो आपको इस गर्भावस्था में लेने हैं। नेक्स्ट आता है हमारा भोजन। जैसे दिन में आहार लेते हैं वैसे ही लेना है। ताज़ी बनी गेहूं की रोटियां लेनी है, मूंग का दाल लेना है, चावल लेना है, और हरी पत्तेदार सब्जी जैसे तरोई हो गया, लौकी हो गया, भिंडी हो गया। सलाद भी आप ले सकते हैं, जैसे कि टमाटर, चुकंदर, गाजर, इन सब चीज़ों का आपको सेवन करना, या आपके प्रदेश का जो भी खाना हो वो आपको खाना है। एक बात का ध्यान रखना है कि आपको घर में बने खाना खाना है। और दूसरी बात, जो आप सब्जी बना रहे हो वो लोहे की कढ़ाई में बनाना चाहिए, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में बनाने से जो सब्जी में जो आयरन होता है उसकी क्वांटिटी बढ़ती है। और लास्ट में यदि आपको दूध ऐसे नहीं पिया जाता है तो आप उसमें सिर्फ और सिर्फ मिश्री मिला सकते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे मास की। दूसरे मास में जितना आहार पहले मास में बताया गया वो आपको सब लेना है, लेकिन इसमें जो दूध बताया गया वो आपको औषधि के साथ लेनी है। आप शतावरी चूर्ण या बला चूर्ण आपको सुबह शाम दूध के साथ लेना है। जो इसमें दूसरे मास में जो आपको ऐड करना है वो है आंवले का मुरब्बा। आंवले का मुरब्बा आपको 1 से 2 आपको सुबह खाली पेट खाना है। जैसा कि आप जानते हो कि फर्स्ट टू जो 3 मंथ्स होते हैं, पहले के जो 3 महीने होते हैं उसमें पित्त के विकार ज़्यादा होते हैं गर्भावस्था में। जैसे जी मचलना, उल्टी आना, खाना भूख ना लगना, तो ये सब पित्त के विकार होते हैं और आंवले को पित्त शामक बोला गया है। अब हम बात करते हैं तीसरे मास की। तीसरे मास में जो दूध बताया गया है उसमें हमें शहद और गोघृत मिला के लेना है। शहद आप 5 ml ले सकते हो, गोघृत आप 10 ml ले सकते हो। आप चाहो तो शहद 10 ml कर सकते हो और गोघृत 5 ml कर सकते हो। क्वांटिटी आप शहद और घृत का कुछ भी रख सकते हो, परंतु सामान नहीं रखना है। जैसे पहले बताया गया, हमें इसमें भी मधुर, शीतल और द्रव्य प्रधान आहार लेना है। भोजन जैसे पहले बताया गया वैसे हमें इसमें भी लेना है। कोशिश हमें ये करना है कि रात का खाना हमारा ज़्यादा भारी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा उष्ण तीक्ष्ण आहार हमें नहीं लेना है, और ये खाना हमारा 7-8 बजे तक हो ही जाना चाहिए। जो आहार हम 3rd मंथ में ऐड कर रहे हैं, सबसे पहले वो है चावल को पका के उसको दूध के साथ खाना है। आपको ये चीज़ पूरे 3 मंथ में सब दिन नहीं तो कम से कम 30 दिन में आपको 25 दिन इसको ज़रूर ऐड करना है। दूसरी चीज़ जो हमें 3rd मंथ में ऐड करनी है वो है खिचड़ी। खिचड़ी की क्वांटिटी आप कैसे, मतलब आप शाली चावल 2 पार्ट लोगे, मूंग का दाल 1 पार्ट लोगे और पानी 4 पार्ट लोगे। आप उसमें नमक मिला सकते हो, पिपली मिला सकते हो, घृत मिला सकते हो। आप उसको अपने स्वाद के अनुसार बना के आप उसको ऐड कर सकते हो।
तो थर्ड मंथ में हमने 2 चीज़ें ऐड की, एक तो साठी चावल भात बना के दूध के साथ लेना है, और दूसरा होता है खिचड़ी जो हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। नेक्स्ट, ये जो 3 महीने होते हैं अभी तक जो मैंने बताया है, इसमें आपने देखा दूध को सारे महीनों में बताया, दूध 3 महीनों के साथ साथ आगे के 9 महीनों में भी बताया गया है। दूध की इम्पोर्टेंस आयुर्वेद में या हमारे आचार्यों ने बोला है क्षीरम जीवनयानम, मतलब उन्होंने क्षीर को ही जीवन बताया है, अर्थात उन्होंने दूध को कंप्लीट डाइट बताया है। अगर हम मॉडर्न की बात करें तो कंपोजिशन जो दूध, यहाँ जो दूध का वर्णन किया गया है वो गो दुग्ध है, और जो कंपोजिशन है इसमें वाटर होता है, सबसे ज़्यादा पानी होता है जो कि 85.88% होता है। लैक्टोज होता है जो एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट होता है जो माता को ग्लूकोज प्रोवाइड करता है, एक टाइप का ग्लूकोज होता है, ये एनर्जी ऊर्जा प्रोवाइड करता है, और यही एनर्जी ऊर्जा के रूप में बच्चे को खाना मिलता है। इसमें फैट्स होता है, इसमें प्रोटीन होता है, विटामिन होते हैं, और मिनरल्स होते हैं। दूध में प्रचुर मात्रा में कैल्शियम मिलता है। कैल्शियम और भी जो मिनरल्स होते हैं वो हमारे हड्डी के ग्रोथ के लिए, हड्डी के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आवश्यक है। यदि हम उचित मात्रा में कैल्शियम और मिनरल्स का उपयोग करते हैं तो ऑस्टियोपोरोसिस, अस्थि भंगूर जैसी समस्याओं से हमें निजात मिलता है। नेक्स्ट आता है हमारा विटामिन डी, ये दूध में प्रचुर मात्रा में मिलता है। विटामिन डी सेरोटोनिन नामक रसायन को निकालता है। सेरोटोनिन एक टाइप का हैप्पी हार्मोन जिसको बोलते हैं, और ये जब उचित मात्रा में निकलता है तो गर्भिणी के नींद को इफेक्ट करता है, उसके पाचन शक्ति को इफेक्ट करता है, और मूड को इफेक्ट करता है। ओवरऑल उसको खुशनुमा और अच्छा बनाए रखता है। और इसकी जब भी कमी होती है, जो माता होती है उसमें फटीग, मतलब उसको थकान महसूस होता है, एंजाइटी होता है, डिप्रेशन होता है, ऐसे लक्षण होते हैं। यदि कैल्शियम और विटामिन की कमी होती है तो नियोनेटल रिकेट्स, ये एक बीमारी है जो बच्चों में पाई जाती है, बच्चे के हड्डियों की बीमारी है, वो होता है। स्क्लेरोसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं तथा ऑस्टियोपोरोसिस के भी चांसेस बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है फैट्स की बात। दूध में जो फैट होता है ये एनिमल ओरिजिनेटेड, ये एनिमल फैट होता है, इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन ए और विटामिन डी मिलता है। इसके बाद इसमें जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन 2 टाइप के होते हैं, एक फर्स्ट क्लास प्रोटीन होता है और एक सेकंड क्लास प्रोटीन होता है। जो फर्स्ट क्लास प्रोटीन होता है ये हमें जानवर के प्रोडक्ट से मिलता है, जैसे मीट हो गया, फिश हो गया, एग हो गया, और इसमें जितने भी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं वो सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स और कहीं नहीं मिलते, वो इन्हीं से मिलते हैं। और ये प्रोटीन क्या काम करता है, ये प्रोटीन मांसपेशियां बनाने में हेल्प करता है। यदि प्रोटीन उचित मात्रा में शिशु को नहीं मिलता है तो शिशु में गर्भशोष होता है, शिशु आईयूडी की तरफ जाता है, उसमें IUGR जैसे लक्षण होते हैं, और लास्ट में लो बर्थ वेट बेबी की भी दिक्कत हो जाती है। प्रोटीन का यदि उचित मात्रा में ना हो तो गर्भोदक, मतलब ओलिगोहाइड्रोअम्नियोस की दिक्कत होती है, मतलब गर्भोदक कम से कम होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो विटामिन की, इसमें दूध में वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, सारे विटामिन पाए जाते हैं विटामिन सी और फॉलिक एसिड को छोड़ के। अब फैट सॉल्युबल विटामिन ए और डी मिलता ही है, ई और के कम अमाउंट में मिलता है। और हम बात करें तो पोटाशियम, पोटाशियम क्या करता है, पोटाशियम गर्भिणी स्त्री के जलीय अंश को, जलीय तत्व होता है उसको बैलेंस करता है, रक्त का संवहन बढ़ाता है। यदि गर्भिणी स्त्री में रक्त का संवहन प्रॉपर होता है तो ये जो फिटस होता है इसको भी सामान्य आहार या नॉर्मल आहार पूरी तरीके से मिलता है। तो ये हो गई दुग्ध की बात। जो नेक्स्ट हमने देखा है, हमने बात की शहद की। शहद नेचुरल एंटीबायोटिक है और एंटीऑक्सीडेंट होता है ये, और ये एंटीबैक्टीरियल भी होता है, ये हमें इन्फेक्शन से बचाता है। इसमें डेक्स्ट्रीन होता है, डेक्सट्रोज होता है, फ्रुक्टोज होता है, तो ये माता के ग्लूकोज लेवल को नॉर्मल रखता है। और माता के ग्लूकोज लेवल ही जो होता है वो गर्भ को खाना पहुंचाता है, ऑक्सीजन पहुंचाता है। तो यदि माता का ग्लूकोज लेवल नॉर्मल मेंटेन रहता है तो गर्भ की वृद्धि कराता है। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा गोघृत का। गोघृत में 99.5% फैट्स होता है।
एनिमल ओरिजिनेटेड फैट होता है, तो जैसे मैंने बताया इसमें विटामिन ए और डी होता है। विटामिन इसमें ओमेगा थ्री फैटी एसिड्स होते हैं, डीएचए होता है। ओमेगा थ्री फैटी एसिड्स और जो डीएचए होते हैं ये फिटल ब्रेन और रेटिना के डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्प करते हैं। मतलब ये दिमाग की वृद्धि करते हैं, दिमाग को बनाने में ये हेल्पफुल होते हैं। और आँख से रिलेटेड जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं उनके ग्रोथ में भी ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, बार बार हमने ये बोला साठी चावल का यूज़ करना है। साठी चावल रेड इन कलर होता है, तो इसमें आयरन ज़्यादा होता है, इसमें रस मधुर होता है, इसकी जो शीत वीर होता है ये, और ये गर्भ में स्थिरता प्रोवाइड करता है। ये इरेथ्रोपोइसिस करता है। इरेथ्रोपोइसिस मतलब जो आरबीसी बनाता हो, तो कॉमन भाषा में बोले तो ये खून को भी बनाता है। ये स्तन्य जनन होता है। साठी चावल में विटामिन B6 पाया जाता है। विटामिन B6 को पायरोडॉक्सिन बोलते हैं, और ये जी मचलना, उल्टी आने का ये दवाई होता है जो हमें साठी चावल में नेचुरली मिलता है। तो ये जो दवाइयाँ, ये सब वो प्रोडक्ट्स थे जो अभी तक हमने 3rd मंथ तक डिस्कस किया। अब नेक्स्ट आता है हमारा 4th मंथ। 4th मंथ में भी हमें सुबह शाम दूध लेना है, पर सुबह हमें दूध में मक्खन मिलाना है, ये घर का बना मक्खन होना चाहिए। और शाम को जो हम दूध पी रहे हैं उसमें हमें 10 ग्राम एटलीस्ट घी होना चाहिए। उसके बाद जो बाकी आपको दिन में भोजन और रात्रि में भोजन जैसा आपको बताया वैसे करना। अब हमें ऐड क्या करना है, हमें ऐड करना है साठी चावल जो हम पहले दूध के साथ बताते वो हमें अब दही के साथ करना है। तो 4th मंथ में एक दिन में कम से कम हमें साठी चावल दही के साथ ज़रूर लेना है। दूसरा, हम जो भोजन कर रहे हैं उसमें हमें बटर मिला के या दूध मिला के हमें लेना है। हमें रोटियों पे बटर लगा लेना है, दाल में हो सके तो आप बटर डाल के खाओ, और जो दूध होता है उसमें भी हमें बटर डाल के लेना है। अब 4th मंथ से हम मांस रस का सेवन कर सकते हैं, हम अंडे का सेवन कर सकते हैं। हमें कोशिश ये करना है कि अभी 4th मंथ में हम जो नॉनवेज हम ले वो सूप के फॉर्म में लें। वो अभी प्रॉपर, या तो फिर वो अच्छे से पका हुआ, मतलब वो ज़्यादा पका हुआ मांस रस लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं 5th मंथ की। 5th मंथ में भी दूध लेना है सुबह शाम, उसमें हमें घी डालना है 10 ml सुबह, 10 ml शाम। अब हमें जो खाना जो इसमें ऐड करना है वो है साठी चावल, हमें दूध के साथ लेना है। और जो हमारा जो खाना है या जो भोजन है उसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा घृत डालना है। और हमारा डाइट वैसे ही होगा, हम नॉनवेज, हम मांस, मछली, फिश, चिकन, मटन, जो भी हमें अच्छा लगे वो हम अपनी डाइट में अब ऐड कर सकते हैं। एक चीज़ जो हमें ऐड करनी है 5th मंथ में वो है खीर। खीर का सेवन हमें दिन भर में एक बार ज़रूर करना है। और जो ऐड कर सकते हो वो है यवागू। यवागू चावल का बनता है, उसमें चावल होता है और 6 गुना पानी होता है जिसको हमें पकाना है। और इसको और स्वादिष्ट बनाने के लिए आप इसमें नमक डाल सकते हैं, पिपली डाल सकते हैं, मरीच डाल सकते हैं, घी डाल सकते हैं। ये हमें अपनी डाइट में ऐड करना। ये लघु होता है, ये पचने में बहुत आसान होता है, लेकिन इसकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है और जो इसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो बहुत अच्छी होती है। इसमें नियरली सभी विटामिन पाए जाते हैं, फॉलिक एसिड पाए जाते हैं। या हम यवागू ऐड सकते हैं या हम लपसी ऐड कर सकते हैं। लपसी हलवे का पतला फॉर्म होता है, ये हम उसको ऐड कर सकते हैं। उसमें आप घृत डाल सकते हो, दूध डाल सकते हो। तो आपको ये सब चीज़ें 5th मंथ में ऐड करनी है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं 6th मंथ की। 6th मंथ में सुबह शाम हमें दूध तो पीना ही है, लेकिन अब जो हमें दूध पीना है उसके साथ हमें औषधों से सिद्ध किया हुआ घृत लेना है। अभी तक हमने सिंपल घृत ऐड किया था, मक्खन ऐड किया था, लेकिन अब हमें औषधियों से सिद्ध किया हुआ घृत को हमें सुबह शाम दूध के साथ लेना है। फिर जो भोजन है, दिन का खाना है या रात का खाना है, वो हमें पहले जैसा ही लेना है। आप नॉनवेज इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। एक जो हमें 6 मंथ में ऐड करना है वो है हमें दही ऐड करना है। हमें नियरली 50 ग्राम से लेके 100 ग्राम तक दही दिन भर में एक बार ज़रूर खाना है। 30 दिन अगर आप नहीं खा सकते तो आपको एटलीस्ट 25 दिन ज़रूर से खाना है।
उसके बाद आता है हमारा, हम इस मंथ से बादाम खा सकते हैं, काजू खा सकते हैं, 4 से 5 बादाम हम डेली खा सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा 7th मंथ, 7वें महीने में हमें क्या करना है। 7वें महीने में भी दूध हमें वैसे ही लेना है। हमें मेडिकेटेड जो मधुर औषध से सिद्ध किए हुए जो घृत होते हैं, हमें उसके साथ दूध का सेवन करना है। दिन में वैसे ही भोजन लेना है, रात में भी वैसे ही भोजन लेना है। एक चीज़ जो हमें इस महीने में ऐड करना है वो है एक मिठाई। मिठाई हमें 30 दिन नहीं तो 20 से 25 दिन हमें ऐड करना है। उसके बाद आता है हमारा 8वां महीना। 8वें महीने में सब कुछ जैसे पहले 7वें महीने में वैसे ही ऐड करना है। एक चीज़ जो ऐड करनी है, हमें घेवर इस्तेमाल कर सकते हैं, हम घृत पूरक इस्तेमाल कर सकते हैं, और यवागु लपसी जो अभी तक पहले भी चल रहा था वो अभी भी ले सकते हैं हम। जो भोजन है हम उसको कर सकते हैं। हम एक काम कर सकते हैं कि रात के भोजन में हम यवागु या लपसी का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि रात का भोजन हमें लाइट रखना है, हमें हल्का रखना है। नेक्स्ट आता है हमारा आखिरी महीना, वह है 9वां महीना। 9वां महीने में आप नॉनवेज का प्रयोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं, अंडा भी यूज़ कर सकते हैं, और जो यवागु का प्रयोग बताया गया है वो भी कर सकते हैं। एक ये था पूरा 9 मंथ में खाने का शेड्यूल, पूरा आहार का शेड्यूल। आप देखोगे कि जैसे जैसे मंथ आगे बढ़ता आया है वैसे वैसे जो डाइट है वो थोड़ी थोड़ी बढ़ती गई है। मतलब ऐसी चीज़ें ऐड की गई हैं जिसकी की कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा है, जो हमें ज़्यादा ऊर्जा दे रहा है, जो हमें ज़्यादा विटामिन दे रहा है, कार्बोहाइड्रेट दे रहा है। तो ये है, ये जो मैंने रेजिमेंट बताया है ये आयुर्वेद के हिसाब से ये हमारे आचार्यों ने लिखा है कि ये हमें खाना है। यही आहार, यदि हमारे पास कोई गर्भणी आती है ट्रीटमेंट के लिए, तो हम उसे उसके पाचन शक्ति के अनुसार हम ये डिसाइड करके बताते हैं कि उसे क्या क्या कब कब खाना चाहिए। ये जो मैंने रेजिमेंट बनाया है ये आप इसको डिवाइड कर सकते हो। जैसे सुबह ब्रेकफास्ट में आपने 7-8 बजे दूध ले लिया घी के साथ, मक्खन के साथ, 11 बजे आपने दलिया ले लिया या कोई फ्रूट ले लिया या कभी पोहा ले लिया या कभी सत्तू ले लिया। दिन में आपने खाना खा लिया, शाम को आपको भूख लग रही है तो आपने चावल के साथ दूध ले लिया या दही ले लिया, जो भी हमने बताया है वो आपने ले लिया है। एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि ड्राई फ्रूट्स हमें कब लेना है। ड्राई फ्रूट्स आप फर्स्ट मंथ से ले सकते हो, इसमें कोई खराबी नहीं है। सबसे पहले जो मैं बताऊंगी वो है अंजीर। अंजीर का प्रयोग आप फर्स्ट मंथ से कर सकते हो। अंजीर आप कितना लोगे, आप 1 से 2 अंजीर लोगे, रात में पानी में भिगाओगे और सुबह उसको अच्छे से चबा के खाओगे। ये खाली पेट खाना है। अंजीर की सबसे अच्छी बात ये होती है कि इसमें विटामिन B6 मिलता है, तो जो लक्षण होते हैं जी मचलना, उल्टी आना, उसमें ये नेचुरली उसको कम करता है। दूसरा इसमें आयरन होता है, फॉलेट होता है, जो थकान और अनीमिया जैसी चीज़ों में आपको अच्छा करता है। नेक्स्ट आता है हमारा किशमिश। किशमिश का प्रयोग हम 8 से 10 कर सकते हैं हर दिन, लेकिन ये भी पानी में भीगा होना चाहिए। किशमिश में हम ब्लैक वाली, जो काली वाली किशमिश आती है, हम उसका प्रयोग करेंगे। किशमिश में लियोनोलिक एसिड पाया जाता है। ये हमें सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में कुछ महिलाएं होती हैं जो बोलती हैं कि उनके गम से ब्लीडिंग हो रही है या उनके गम सूज गए हैं, उनके मसूड़ों में दर्द हो रहा है, तो वहाँ पे ये बहुत अच्छा काम करता है। ये इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, तो ये कॉन्स्टिपेशन में भी हेल्प करता है। यदि आपको 9 महीने कॉन्स्टिपेशन रहती है, कब्ज रहती है, तो आप 3 से 4 मुनक्का डेली 1 कप दूध में भिगा के उसको नेक्स्ट मॉर्निंग या रात में आप उसको बॉईल करके आप उसको पी सकते हैं। तो ये काफ़ी हद तक जो कब्जियत है उसमें आपको रिलीफ दिलाता है। नेक्स्ट आता है काजू। काजू आप 4 से 6 पीसेस आप खा सकते हो, लेकिन ये भी पानी में भीगा होना चाहिए। बादाम भी आप ले सकते हो, इसकी क्वांटिटी 2 से 4 होनी चाहिए। और जिन चीज़ों का हमें ध्यान देना है, हमें उष्ण, तीक्ष्ण और खट्टी चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है। और लास्ट में मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि हमें एक ही रस का बार बार सेवन नहीं करना चाहिए।
क्योंकि यदि हम मधुर रस का ज़्यादा सेवन करते हैं तो बच्चा आगे चल के स्थूलता का शिकार होता है तथा उसमें डायबिटीज़, मधुमेह होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यदि आप अम्ल का अत्यधिक सेवन करते हो तो स्किन डिजीजेज हो गए, एलर्जीज हो गई, आँखों का डिजीज़ हो गया, वो होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। यदि आप नमक का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हो तो आपको खालित्य पालित्य मतलब जल्दी आपके बाल ग्रे हो जाएंगे, सफ़ेद हो जाएंगे, रिंकल्स, झुर्रियों की दिक्कत होती है। यदि आप कटु का प्रयोग ज़्यादा करते हैं तो आप बड़े होके कमज़ोर होते हैं, आपको बंधत्व की दिक्कत होती है। यदि आप कषाय का ज़्यादा सेवन करते हैं तो आपको आंतों से रिलेटेड बीमारी हो जाएगी, जैसे गैस ज़्यादा बनना, ढकार ज़्यादा आना। तो अब हम डिस्कस करेंगे गर्भस्थापक औषधि। गर्भस्थापक औषधियाँ वो औषधियाँ होती हैं जो गर्भ को उपघात करने वाले भावों को नष्ट करके या टोटली काउंटरएक्ट करके ये पुनः गर्भस्थापन करती हैं। इन शॉर्ट अगर बोला जाए तो ये गर्भपात ना हो इसके लिए ये दिया जाता है। इन औषधियों का प्रयोग अधिकांश उन महिलाओं में दिया जाता है जो BOH मतलब बैड ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री, मतलब उनकी हिस्ट्री रही है कि मृत शिशु की हिस्ट्री रही है और रिपीटेड एबॉर्शन, उनको बार बार गर्भपात हो गया हो, या फिर जो इनफर्टिलिटी केसेस ट्रीटेड होते हैं, मतलब जो इनफर्टिलिटी के बाद जो कंसीव महिलाएं करती हैं उनमें हम इसका प्रयोग करते हैं। जो औषधियाँ हम गर्भस्थापक औषधियों में यूज़ करते हैं वो प्रजास्थापन गढ़ की औषधियाँ होती हैं, जैसे कुर्ची हो गया, बला हो गया, शतावरी हो गया, प्रियांगु हो गया, इनका प्रयोग करते हैं। या तो फिर हम जीवनीय गढ़ की औषधियों का हम प्रयोग करते हैं। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि गर्भस्थापक औषधियों का प्रयोग बिना चिकित्सीय परामर्श के बिल्कुल भी नहीं करना है। तो अब हम बात कर ये गर्भस्थापक औषधि यहाँ जो मैं बता रही हूँ ये प्रोटोकॉल है जो हम टोटल 9 मंथ्स चलाते हैं गर्भिणी को देखकर, गर्भिणी के और शिशु की कंडीशन को देखकर। तो सबसे पहले बात करते हैं कि 1 to 3 मंथ हम क्या चलाते हैं। 1 to 3 मंथ सबसे पहले तो दूध तो पीना ही है सुबह शाम, उसके साथ जो औषधि हम चलाते हैं वो होता है शतावरी चूर्ण या बला चूर्ण, ये 3 ग्राम to 5 ग्राम में चलाते हैं। नेक्स्ट जो दवाई चलाते हैं वो होती है द्राक्षा अवलेह हो सकता है, आम्ल की रसायन हो सकता है, कुष्मांड रसायन हो सकता है। कुष्मांड रसायन हम उन महिलाओं को ज़्यादा चलाते हैं जो प्रकृति की होती हैं, जिसमें पित्तज विकार ज़्यादा होते हैं, जिनमें मॉर्निंग सिकनेस जैसे भूख ना लगना, चक्कर आना, उल्टी होना जैसे लक्षण जिसमें ज़्यादा होते हैं, हम उसमें कुष्मांड रसायन चलाते हैं। आम्ल की रसायन क्या करता है, ये रस रक्त सप्त धातुओं की वृद्धि करके ये शरीर के वजन में वृद्धि करता है। ये जठराग्नि हो गया, इसको प्रदीप्त करता है। ये मस्तिष्क, आंतों को, अमाशय, हृदय, इन सब को मजबूत करता है। आम्ल की रसायन, इसका मेन इंग्रेडिएंट आम्ल की होता है, आंवला होता है, तो इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन सी होता है। तो विटामिन सी जैसे सभी को पता है ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। विटामिन सी हमारे आयरन के एब्जॉर्प्शन को भी बढ़ाता है, मतलब कि ये खून बनाने में हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट जो चीज़ हम ऐड कर रहे हैं वो होता है फलघृत। फलघृत हम उन महिलाओं को बोलते हैं जिनमें हिस्ट्री होती है रिपीटेड गर्भपात की, रिपीटेड एबॉर्शन की, जिनमें गर्भपात ज़्यादा होता है या जो इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के बाद जो कंसीव की रहती हैं, या जिनकी हिस्ट्री होती है कि उनको मृत शिशु ज़्यादा होते हैं। इसके बाद आता है शतावरी सिद्धघृत। शतावरी सिद्धघृत वृंघन करता है, ये स्तन्य जनन होता है, क्योंकि जो शतावरी बोला गया उसको स्तन्य जनन बोला गया है, मतलब ये लैक्टोजेनेसिस कराता है। शतावरी में फॉलिक एसिड प्रचुर मात्रा में मिलता है। फॉलिक एसिड क्या करता है, ये ब्रेन डेवलपमेंट में और रेटिना के बनने में हेल्पफुल होता है। तो यदि हम शतावरी सिद्धघृत का उपयोग फर्स्ट के 3 मंथ्स और लास्ट के 3 मंथ्स यदि हम करते हैं और हमारा आहार बहुत अच्छा होता है, तो ये जो लैक्टेशन की जो कमी होती है, जो दूध की कमी होती है, इसमें काफ़ी हद तक निजात मिलता है। एक चीज़ बताना चाहूँगी कि 1 to 3 मंथ में ज़्यादातर महिलाओं को छर्दी की समस्या होती है, नौजिया की समस्या होती है, उन्हें उल्टी होती नहीं, बस उल्टी जैसी लगती है। तो इसका हम एक ट्रीटमेंट कर सकते हैं, हम धनिया की पंजीरी बना के खा सकते हैं। आप जैसे कि उसमें धनिया ले लो, आप उसको हल्का सा भून लो घी में,
और आप उसमें शक्कर मिला लो, मिश्री मिला लो, मन करे तो ड्राई फ्रूट्स मिला लो। ये आप एक एक घंटे पे आधा आधा चम्मच खाओगे तो ये सर्दी या नौजिया जैसी कंडीशन में थोड़ा आराम देता है। नेक्स्ट आता है 4th मंथ में हम क्या चलाते हैं। 4th मंथ में जैसे हम पहले चला रहे थे शतावरी चूर्ण और बला चूर्ण, वैसे ही चलाते हैं हम। आम्ल की रसायन या द्राक्षावले जैसा कि कंडीशन गड़बड़ी की है वैसा हमें चलाना है। 4th मंथ से हम आयरन सप्लीमेंट और कैल्शियम सप्लीमेंट चलाते हैं। आयरन सप्लीमेंट में जैसे पुनर्नवा मंडूर हो गया। पुनर्नवा मंडूर हम उन महिलाओं को चलाते हैं जिसमें पादशोफ की समस्या होती है। मंडूर बटक हम उन महिलाओं को चलाते हैं जो एनीमिक होती है, जिनमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होती है, जिनका हीमोग्लोबिन 8 से 9% होता है, उनमें हम ये चलाते हैं। स्वर्णमाक्षिक भस्म आता है। स्वर्णमाक्षिक भस्म हम उन महिलाओं को चलाते हैं जो बोलती है कि हमें रात में नींद नहीं आता है। ये जो आयरन सप्लीमेंट है ये हमें 250 मिलीग्राम बीडी देना है सुबह शाम शहद के साथ। ये हमें खाना खाने के 2 घंटे बाद लेना है। उसके बाद कैल्शियम सप्लीमेंट की बात करें तो हम प्रवाल पिष्टी दे सकते हैं। प्रवाल पिष्टी ये एंटी एसिड की तरह भी काम करता है। ये 4th मंथ में जिन पेशेंट को ज़्यादा एसिडिटी की दिक्कत होती है या 4th मंथ में भी उनको नौजिया जैसा लगता है या उल्टी जैसा लगता है तो उसमें हम प्रवाल पिष्टी का उपयोग कर सकते हैं। कुक्कुट अंड त्वक भस्म ये भी एक कैल्शियम सप्लीमेंट होता है और ये आयुर्वेद के हिसाब से बहुत अच्छा कैल्शियम सप्लीमेंट होता है। 5th मंथ में हम जैसे आयरन और कैल्शियम चला रहे हैं 4th मंथ में वैसे ही चलाते हैं। 5th मंथ से हमें क्या करना है, हमें स्व अभ्यंग शुरू करना है। स्व अभ्यंग मतलब हमें तिल का तेल या बला तेल या लाक्षादी तेल, इन तीनों में से किसी एक तेल को लेके हमें खुद से अभ्यंग करना है, मालिश करना है। ये क्या करता है, ये इसका जो काम होता है ये वातहर कर्म होता है। शरीर में यदि किसी भी टाइप की पीड़ा होती है उससे हमें आराम मिलता है। शरीर में जो शीतलता होती है उससे हमें आराम मिलता है। और लाक्षादी तेल से यदि हम मालिश करते हैं तो ये गर्भ की पुष्टि में ये हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट होता है 6 मंथ में जो दवाई हम ऐड करते हैं वो है गोक्षूर। या तो हम गोक्षूर चूर्ण ऐड करते हैं या तो गोक्षूर सिद्ध घृत ऐड करते हैं। 6 मंथ में सबसे ज़्यादा जो पादशौफ की समस्या होती है वो 6ठे माह में ज़्यादा होती है। तो यदि पेशेंट को यदि पादशौफ की समस्या होती है तो आप उसको पैर की तरफ 2 तकिया लगा के सोने को बोलो और बाकी जो आयरन कैल्शियम सप्लीमेंट होता है वैसे ही चलाना है। इसमें भी हमें रसायन चलाना है, आम्ल की रसायन या द्राक्षावले, और चूर्ण चलाना ही है, शतावरी, अष्टमधु चूर्ण, बला चूर्ण, गुड़ची चूर्ण, जो भी कंडीशन देख के सही लगे हमें वो चलाना है। एक चीज़ जो हम 6 मंथ से ऐड करेंगे वो है ब्राह्मी चूर्ण। वैसे तो ब्राह्मी चूर्ण हम 3rd मंथ के बाद कभी भी ऐड कर सकते हैं। ये जो गर्भड़ी में जो गर्भ के विकास होने के बाद उसका जो वज़न बढ़ता है उसकी वजह से उससे डिप्रेशन भी होता है, हार्मोन चेंज होते हैं, तो मूड स्विंग्स होता है, तो ब्राह्मी चूर्ण वहाँ पे काम करता है। वो नर्वस सिस्टम को बहुत काम रखता है और गर्भ की पुष्टि भी करता है। 7th मंथ की बात करें तो वही प्रोटोकॉल इसमें भी चलेगा, जैसा 6 मंथ में बताया है वैसे इसमें भी चलेगा। 8th मंथ में हमें क्या शुरू करना है, बस्ती शुरू करना है हमें, अस्थापन बस्ती और अनुवासन बस्ती। अस्थापन बस्ती में हम बद्री का क्वाथ लेते हैं, उसमें और भी ड्रग्स होते हैं जैसे बला हो गया, अति बला हो गया, शहद हो गया, मदन फल हो गया, घृत हो गया, तेल हो गया, ये सब मिला के हम बस्ती देते हैं। तो 36 वीक से हम अस्थापन बस्ती, उसके बाद अनुवासन बस्ती, ये हम शुरुआत करते हैं। 9वें महीने में हम अनुवासन बस्ती देते हैं। मधुर औषध से सिद्ध किया हुआ जो तेल होता है 60 to 80 ml हम तेल देते हैं एज अ बस्ती। ये हमें टोटल 9 बस्ती देना है। ये 38, 39 और 40th वीक में देना है, ऑल्टरनेट डे देना है। एक चीज़ जो और हम 9th मंथ में यूज़ करते हैं वो है यूनी पीचू का यूज़ या टैम्पून्स का यूज़ करते हैं। हम उसको बला तेल या तिल तेल में भिगा के हम ये पेशेंट को बोलते हैं अपने योनि मार्ग में रखने से
रखने के लिए, इससे यूटीआई जैसे कंडीशन या बैक्टीरियल ग्रोथ में ये हेल्प कर, बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो इसलिए ये हेल्प करता है। बस्ती 8वें और 9वें महीने में बस्ती देने का विधान इसलिए क्योंकि पूरी जो गर्भावस्था होती है इसमें प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ा होता है, और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ा होने से क्या होता है, पेरिस्टालसिस जो होती है वो स्लो हो जाती है, और जो हमारे यूट्रस है उसका भी साइज बड़ा होता है, उसका भार बड़ा होता है, और जो माता होती है उसकी फिजिकल एक्टिविटी कम होती है। तो ये पूरा मिला के क्या होता है कि उसको कब्ज की बहुत शिकायत होती है। बस्ती देने से कब्ज में निजात मिलता है, अपान वायु का अच्छे से अनुलोमन होता है, और ये टोटल बेस प्रोवाइड करता है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के। और जो टैम्पून्स जो योनि पीछू की बात की गई है वो गर्भाशय के आसपास के मसल्स को सॉफ्ट बनाता है, जो सामान्य प्रसव में हेल्पफुल होता है। ये प्रोटोकॉल है जो हम 9 मंथ यूज करते हैं। एक बात, ये आहार और औषधि की बात हो गई। एक चीज मैं बोलना चाहूंगी, यदि गर्भावस्था में आपको कभी भी ऐसा लगे कि आपसे खाना नहीं खाया जा रहा है या आपका बिल्कुल भी खाने का मन ना करे, तो आप एक चीज अपने डाइट में जरूर ऐड करें, वो है पंचामृत। पंचामृत दूध मिलाते हैं, दही मिलाते हैं, घी मिलाते हैं, शक्कर मिलाते हैं और शहद मिलाते हैं। आप देखोगे तो ये सब चीज़ों का जितना भी हमने गर्भावस्था में आहार बताया है, ये सब चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। तो पंचामृत का आप उपयोग कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा आप बार बार उसका इस्तेमाल कर सकते हो। गर्भावस्था में एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि हमें थोड़ा खाना है, हमें एक बार में ढेर सारा नहीं खाना है, हमें थोड़ा खाना है पर हमें बार बार खाना है। तो आज का जो टॉपिक था मेरा गर्भावस्था में आहार और औषध, ये हो गया। ये आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक यू। तो इसी के साथ